हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट और एक बहुत बेहतरीन सक्सेस स्टोरी द्वितीय की, जिन्होंने अभी इस बार अपने थर्ड अटेम्प्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक किया। और ये स्टोरी थोड़ी अलग और थोड़ी इंस्पायरिंग होगी, क्योंकि अलग अलग फील्ड में चीज़ें ट्राई करने के बाद, है ना, एमबीए की तरफ जाने के बाद, उसको छोड़ने के बाद अपना जो ये पैशन फॉलो किया कि मुझे टीचिंग लाइन चूज़ करनी है और उसकी तरफ बढ़ना है। तो वो कैसे जर्नी रही, कैसे ये स्टार्टिंग से किस तरीके से चीज़ें ऐड ऑन होती गई और नई नई चीज़ें देखने को मिली, सुनने को मिली, जानने को मिली, और जिस वजह से इनका इंटरेस्ट इस फील्ड में आया जिसके लिए आज वो एस्पायर कर रहे थे और फाइनली जो है वो ड्रीम जेआरएफ क्रैक करना वो अचीव हो पाया है। वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी, द्वितीय डिस्कस करेंगी और आपको हर चीज़ बताती हुई चलेंगी। और ये सक्सेस स्टोरी का एक मेन मकसद यही रहेगा कि आप जो है किस तरीके से चीज़ों को अप्लाई करो, क्योंकि पढ़ाई हम करते हैं और पढ़ाई कर लेते हैं, सभी कर लेते हैं, और इसकी एलिजिबिलिटी भी यही है कि मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए। तो पढ़ाई हमने बहुत की है, बट कैसे उस पढ़ाई को चेंज करें अपने सिलेक्शन में, कैसे डिमांड समझें इस पेपर की और कैसे पढ़ाई करनी है, एक स्ट्रेटजी बनानी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड इन सभी से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि हमारा ये जो इस बार रिज़ल्ट रहा वो बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई, हाई कट ऑफ गई, बट कुछ बच्चे जो बहुत मार्जिन से रह जाते हैं, बहुत कम मार्क्स से रह जाते हैं, उनके लिए जो है जेआरएफ अड्डा लेके आया है स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप 200 नंबर से ज़्यादा लेके आए हो और आपका नेट हो गया, जेआरएफ नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, क्योंकि हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई, हमारी जो है चीज़ें उस तरीके से नहीं रही जो हम सोच रहे थे, तो कुछ भी, बट आप डिज़र्व करते हो सिलेक्शन आपका, तो आपके लिए जो है 50% स्कॉलरशिप जेआरएफ अड्डा लेके आया, क्योंकि आपकी जो भी हल्की सी कमी जो रह गई और जिस पे हम और अच्छे से काम कर सकते हैं, उसके लिए हम दिसंबर 2024 में काम करेंगे। तो 50% स्कॉलरशिप आपके लिए है। अगर आप 190 to 200 स्कोर कर रहे हो तो 30% स्कॉलरशिप है, एंड अगर आप 180 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आपके लिए 20% स्कॉलरशिप यहाँ पे है। तो आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं टीम से एंड अपना स्कोर दिखा के, बता के स्कॉलरशिप जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर आप अदर कैटेगरी में हैं तो आपके लिए भी जेआरएफ 20 कोड यूज़ आप करके अपना जो है एडमिशन ले सकते हैं, कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं और स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ डिस्काउंट थिंग, इट इज़ अ मोटिवेशन टू ऑल दोज जिन्होंने बहुत मेहनत की बट किसी ना किसी वजह से रह गए, और वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको थोड़ा पुश कर सकें, उस पर और अच्छे से पॉलिश करके काम कर सकें। तो इसीलिए आपके लिए जो है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। अभी चलते हैं वापस द्वितीय के पास और द्वितीय से जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें की। द्वितीय अपना बैकग्राउंड बताइएगा, कैसे इस जर्नी में आना हुआ और किस तरीके से चीज़ें रही और आपने क्या क्या चीज़ें ट्राई की और फिर उसके बाद अल्टीमेटली डिसाइड किया कि मुझे जो है पीएचडी करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ओवर टू यू। Myself Dvitiya Bhoy. I have qualified my NET JRF जून 2024। मैंने अपना बैचलर और मास्टर्स बिलासा गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़ से किया है। मुझे जब मैं अपना बैचलर कर रही थी, बीकॉम कर रही थी, तब हमारे यहाँ काउंसलिंग होता था कॉलेज में, करियर काउंसलिंग। तो उस टाइम हमारे यहाँ एक कोचिंग सेंटर वाले आए हुए थे, उन्होंने एमबीए के बारे में बताया था कि पैकेज बहुत अच्छा होता है और पैसा किसे नहीं चाहिए होता है। तो एक मेरी फ्रेंड थी और हम दोनों ने सोचा कि हम एमबीए के लिए हम कोचिंग ज्वाइन करेंगे, फिर हम कैट की प्रिपरेशन करेंगे साथ में। तो फिर हमने कोचिंग ज्वाइन किया। हमारी पढ़ाई अच्छी होती थी, मतलब बेसिक चीज़ें थोड़ी कम मालूम थी एग्ज़ाम के बारे में, तो हमें गाइडेंस प्रॉपर मिला, हमने एग्ज़ाम दिलाया। फिर हमारी एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे गए थे, सब कुछ होने को था, लेकिन हमने मतलब कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी तो फिर हम ज्वाइन नहीं कर पाए, और उसका भी यही प्रॉब्लम था। फिर अब हमने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर मास्टर्स के लिए हमने सेम कॉलेज ज्वाइन किया। फिर जब हम मास्टर्स कर रहे थे तो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें सजेशन दिया कि नेट कर लेना चाहिए, एक बार उस पर ध्यान दो, टीचिंग फील्ड में अगर तुमको जाना है
तो थोड़ा-सा इंटरेस्ट लाओ और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर जब मैं अपने 4th सेमेस्टर पे थी, तब मैंने अपना अटेम्प्ट दिया। तब एग्ज़ाम के बारे में कुछ मालूम नहीं था ज़्यादा, तो फिर मैंने फॉर्म फिल किया। फिर सर से थोड़ी बहुत बातें होती थी, वो थोड़ी-थोड़ी बताते थे कि ऐसा पढ़ लो, वैसा पढ़ लो। लेकिन तब हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम भी था, तब ज़्यादा तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। तब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया पहला और आई फेल्ड। तो उस टाइम ऐसा लगा कि ठीक है, अभी पढ़ाई नहीं हुई थी, अभी फिर तैयारी करेंगे, फिर से हम एग्ज़ाम दे देंगे। फिर उसके बाद मैंने फिर से एग्ज़ाम, वो साल पूरा छूट गया समझिए, मतलब बहुत बुरा तो नहीं लगा था क्योंकि उस टाइम बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई थी। फिर मैंने अपना फिर अटेम्प्ट दिया जब वो एग्ज़ाम हमने दिया, तब ऐसा लगा था कि शायद थोड़ी ज़्यादा प्रिपरेशन हम खुद से कर लेंगे। मतलब उस टाइम कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता था कॉलेज के बाद। तो फिर अब ऐसा लगा कि खुद से पढ़ाई करने पर हो जाएगी। तो थोड़ी-सी पढ़ाई की मैंने, जितना जितना खुद से हो सकता था मैंने सब कुछ किया। फिर मैंने पेपर 1 के लिए भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी। फिर मेरे को बहुत लेट में रियलाइज़ हुआ कि शायद क्लास जॉइन कर लेना चाहिए। तो दिसंबर में एग्ज़ाम था और मैंने लगभग अगस्त में क्लास जॉइन किया। तब मैंने क्लास ले ली, फिर पूरा टाइम मुझे नोट्स प्रिपेयर करने में ही वेस्ट हो गया, क्योंकि नोट्स बनाने पड़ते थे पेपर 1, पेपर 2, पढ़ाई का टाइम अलग से मिल ही नहीं पाता था। मतलब उस टाइम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। मतलब किसी ने ऐसा गाइड करने के लिए कोई नहीं था कि टाइम तुम इस तरह मैनेज करो तो तुम्हारी पढ़ाई हो पाएगी। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तब मैंने किया। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले भी हमारी पढ़ाई अधूरी ही रह गई थी। फिर मैंने वो अटेम्प्ट दिया। अब मुझे लगा कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में एकदम मैं ब्लैकआउट कर गई थी क्वेश्चन सॉल्व करते-करते। पेपर 1 तो लगभग ठीक था। पेपर 2 जब मैंने दिया तो कुछ क्वेश्चन मैंने अच्छे से किए। फिर उसके बाद एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना क्वेश्चन, ना उसे कैसे डील करना है। एकदम ब्लैकआउट हो गया। मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आई, फिर मैंने किसी से बात तक नहीं की, बहुत टेंस्ड हो गई थी मैं। फिर उसके बाद मैं जब रूम आई, मैंने यूट्यूब खोला, देखा हर जगह इधर कोई आंसर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, इधर डिस्कशन हो रहा है। लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि मैम इस टॉपिक से ये क्वेश्चन था, ये था। मैंने सुना, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कोई क्वेश्चन कि ऐसा कोई क्वेश्चन भी था, ऐसा कुछ है यहाँ। तब लगा कि बहुत ज़्यादा कमी है तैयारी में। तब भी मैं पूरे लगभग 1 महीने तक मैंने आइसोलेट कर लिया था खुद को, इतना ज़्यादा मतलब डिप्रेशन टाइप हो गया था कि पढ़ाई की, मैंने अपना टाइम दिया फिर भी मुझसे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने मैंने दिसंबर में रिज़ल्ट जब आया, फिर दिसंबर के बाद तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था कि बिल्कुल नहीं पढ़ा मैंने। मैं सोचा मैं रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर, मुझे लगा मुझे ज़रूरत है रेस्ट की। तब मैंने पूरे दिसंबर भर कोई पढ़ाई नहीं की। जनवरी 15-16 ऐसा कुछ हो गया था। फिर एक भैया हैं मेरे, उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी और उन चीज़ों पर ध्यान दो जो चीज़ें तुम्हें क्लियर नहीं हैं, जिसके बेसिक्स तुम्हें नहीं मालूम है, थोड़ा और डेप्थ में जाओ। तो मुझे बहुत मुश्किल से मैंने खुद को रिकलेक्ट किया है वापस से पढ़ने बैठने के लिए, और वो चीज़ें जो हमें लगा था कि हमें हमेशा से मालूम है, फिर भी उन चीज़ों में कमियाँ आना और पता होना कि वो चीज़ें हमें नहीं मालूम है, उस वक़्त बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को समझाना कि हमें नहीं आती ये चीज़ें। फिर मैंने तब फिर से पढ़ाई शुरू की। मैंने सारे 11th-12th की किताबें, सारे बीकॉम, एमकॉम सारी किताबें इकट्ठी की। मैंने शुरू से पढ़ना चालू किया, जहाँ से मैंने अपने कॉमर्स की जर्नी शुरू की थी। मैं वहाँ पर सबसे पीछे गई जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। मैंने वहाँ से सब कुछ पढ़ना चालू किया डिटेल में। चाहे कुछ भी हो, अब शुरुआत शुरू से ही होगी ताकि पता रहे कि मैं कौन-सी चीज़ें पीछे छूट रही हैं। मैंने धीरे-धीरे पढ़ना चालू किया, नोट्स बनाना चालू किया, लेकिन अब जो नोट्स थे जो पुराने, वो भी बहुत हेल्प किए, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ी, क्योंकि ऐसे बहुत सी चीज़ें थी जो छूटी हुई थी। तब ऐसा लग रहा था कि बहुत स्लो हो रहा है सब कुछ और टाइम बहुत कम था, फॉर्म फिल हो चुके थे, तब भी ऐसा फ़ील हो रहा था कि नहीं हो रहा है। तब मुझे एक दिन आपका चैनल मिला यूट्यूब पर। फिर मैंने जब आपको पढ़ा, मैंने आपसे पहले भी बहुत सारी क्लासेस की थी, मतलब मैं देखती थी ऐसी फ्री क्लासेस, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था वहाँ पर।
तब मैंने आपको पढ़ना शुरू किया। आप क्वेश्चन करवाती थी, आपके क्वेश्चन करवाने का जो तरीका था, मतलब आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले हुए थे, आप उससे जब क्वेश्चन करवाती थी, बाकी ऑप्शंस पर भी आप उस टॉपिक पर जाती थी, उनको डिटेल्स में बताती थी। आपका जो कंटेंट डिलीवरी था आपका, मुझे ऐसा लगा कि बस मिल गए, मुझे वो गाइडेंस अब यहीं से मिलेगा जो मुझे चाहिए था। तब मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया। अब तब तक आपका प्रयास बैच खत्म होने को था, लास्ट के 2 वीडियोस बाकी थे। अभी उस चैनल में 41 वीडियोस होंगे, उसके लास्ट 2 वीडियोस बाकी थे, वो आपकी लास्ट क्लासेस होने वाली थी। तब आपने उस टाइम कहा था कि प्रयास बैच देख लो, ट्रेजर है आप सबके लिए। फिर मैंने प्रयास बैच खोला, वहाँ से मैंने शुरुआत की। आपके टॉपिक, आपने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन करवा रखे थे, उसको करना था। फिर आपके पिछले वीडियोस पर जाना था, जो प्रीवियस वीडियोस थे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उसमें, सेम टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस करो। ऐसा करते करते कॉन्फिडेंस आने लगा कि अब हो रहे हैं सवाल, क्योंकि हम टॉपिक भी कर रहे हैं, हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड फिर जेआरएफ अड्डा ने बहुत अच्छा मॉक टेस्ट दिया था। उस मॉक टेस्ट में लगभग सारी चीज़ें मिल जाती थी, और उस टाइम मैम ने ये भी करवाया था कि कुछ डेज बच्चों के लिए फ्री होंगे, तो हमको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलते थे डे वाइज, मतलब अल्टरनेट डेज पे मिल जाते थे। तो ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा, और आप तो इतना मोटिवेट करती थी, लगता था कि कोई इतना मोटिवेट कैसे कर सकता है। आपने कभी भी हम लोगों को नहीं छोड़ा, मतलब आपने कभी ऐसा नहीं किया कि ये फ्री बच्चे हैं तो मैं इनसे कम बात करूंगी या इन्हें कम बताऊंगी या पेड बच्चों को ज़्यादा ध्यान दूंगी। किसी पेड क्लास में भी हमें इतने कंटेंट किसी को नहीं मिल सकता जितना आपने दिया है। और फिर इसके बाद एग्ज़ाम हो गया ऑफलाइन, तब ये टेंशन था कि अब ओएमआर कैसे फील होगा टाइम पे। तब रचना मैम हमें बोला करती थी कि ओएमआर लेकर बैठो, प्रैक्टिस प्रॉपर करो, तब जाकर ही हो पाएगा सब कुछ। तब मैम प्रॉपर क्वेश्चन, जब आप लोगों ने मैराथन लाए थे, सारे 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 पूरी टीम आती थी जेआरएफ अड्डा की, तब हम ओएमआर लेकर बैठते थे। अब भले ही हम अपने टाइम के हिसाब से करेंगे, लेकिन अब ऐसा प्रैक्टिस हो कि हम ओएमआर हमने फील किया हुआ है। फिर उसके बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम जब हुआ, मतलब उस वक्त एग्ज़ाम से 1 दिन पहले लगा कि हाँ, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। फिर उसके बाद एग्ज़ाम तो हो गया। अब एग्ज़ाम हॉल में पता चला कि लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, और सब कुछ आप लोगों ने करवा रखा था, कुछ भी छूटा नहीं था। बहुत कम क्वेश्चन थे जो नहीं हुए थे, आपने नहीं करवाए होंगे या फिर, लेकिन टॉपिक सारे सेम थे। आप लोगों ने हमेशा काफी था। हाँ, और हर बताया हुआ टॉपिक दूसरे तरीके से आया हुआ था जो नहीं था। पेपर 1 भी बहुत हेल्पफुल था। मैथ्स से मैं हमेशा से भागती आई हूँ, बस कॉमर्स में जितना मैथ्स है उससे ज़्यादा मैथ्स मैंने कभी नहीं पढ़ा, और यहाँ आने के बाद पेपर 1 में फिर से मैथ्स, फिर आपने सारे करवा रखे थे, वो थोड़े से इजी लगने लगे थे तब। फिर उसके बाद वो पेपर भी ठीक था। फिर उसके बाद न्यूज़ आया कैंसिलेशन का। मैंने सबसे पहले आपको ही मैसेज किया था, मैम अब क्या होगा। और मैंने ये सोचा था, हमारे 1 महीने बाद सीजी सेट था और सेट के एग्ज़ाम थे। अब ये टेंशन होने लगी कि अब हम सेट को ध्यान दें या फिर हम नेट को ध्यान दें। अब यहाँ पर ये टेंशन हो गया था। फिर आपसे मैंने बात की, फिर आपने ही कहा था कि दोनों के सिलेबस तो सेम ही है, बस नेट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले सेट का एग्ज़ाम दो, फिर डबल कोशिश करना, बैठ जाना करने के लिए। तो मैंने वही किया। मैंने आपकी कराई सारी वीडियोस वापस से देखनी चालू की, सारे क्वेश्चन किए, वही सारी वीडियोस जो ऑलरेडी मैंने कर लिया था पहले, वही सारा क्वेश्चन फिर से किया। जेआरएफ अड्डा के जो मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन थे वो स्क्रीनशॉट थे एनालाइज करते वक्त, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने फिर से पढ़े। पेपर 1 के लिए वही सब फिर से पढ़ा। सेट एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ आपकी वजह से। इट्स ऑल योर हार्ड वर्क कि आप वो चीज़ बार बार रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, पढ़ाया तो सबको जाता है, बट आप उससे कितना ले रहे हो और उस पर कितना फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हो वो आप पे ही डिपेंड करता है। तो इट इज़ जस्ट योर हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी मैं बोलूँगी जिसने आपको यहाँ तक लेके आया। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। बट येस, ओब्वियसली थोड़ी मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि कुछ बढ़िया हम दे पाएँ,
और वही चीज़ है जो आज बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। मैम यस, कंटिन्यू। आपकी पूरी टीम ने हम बच्चों से भी ज़्यादा मेहनत किया है। जब कैंसलेशन हुआ था, आप लोग ने सब ने बैठकर हमें मोटिवेट किया था कि नहीं, अभी अगर तुम यहाँ छूटे तो तुम्हारी सीट कोई और लेके जाएगा। ये बात मुझे लग गई थी। फिर उसके बाद जब वापस सेट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, फिर से पढ़ने बैठना था, वही सारी चीज़ें शुरू से। अब नेट एग्ज़ाम उसके बाद 1.5 महीने को बाकी थे लगभग। फिर उसके बाद वही सब चीज़ें पढ़ना, बहुत डिमोटिवेशन हो चुका था कि सेम चीज़ वापस डबल पेस के साथ पढ़ना है अब। तो बिल्कुल नहीं होता था पढ़ाई, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता था कि अब कहाँ से शुरू करना है। फिर वही नोट्स, आपके दिए नोट्स, आपकी बताई सारी वीडियोस, वही सब दोबारा दोबारा दोबारा। और उस वक्त जब बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था, कभी कभी ऐसा होता था कि एकदम पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि लगता था ये टॉपिक आता है, अब इसको फिर से कैसे पढ़ूं। तो फिर आप लोग जब लाइव आते थे, वहाँ से कवर करने के बाद फिर अब उस क्वेश्चन को दोबारा करके सोचते थे कि ठीक है, अभी लाइव पोर्शन कर लेते हैं, 1-2 दिन बीच में गैप ले लेते थे। हमारा फ्रेंड ग्रुप जो भी था, वो हम सब साथ में जब पढ़ते थे, तो वो सब लोग एकदम रेस्टलेस हो चुके थे कि नहीं, अब बिल्कुल नहीं हो रही पढ़ाई। फिर बहुत मोटिवेशन मिला उन लोगों से भी। मतलब मेरे लिए तो सब कुछ बहुत नया था, मेरे दोस्तों ने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। इवन नोट्स के लिए, टॉपिक्स के लिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते थे जो मैं कितनी भी बार देखूँ मुझे समझ नहीं आती थी, तो मैं हमेशा उनकी हेल्प लेती थी कि मुझे ये बता दो, मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा। उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। फिर जब दोबारा रीनेट हुआ, जब एग्ज़ाम हॉल में मैं थी, तब जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, तब मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे आता है, मुझसे बन रहा है, अब होगा। फिर अब रिज़ल्ट आ गए, जब आंसर की आया हुआ था, तब मैंने आंसर की चेक किया। अब मैंने जब देखे, काउंट किया मैंने, मेरे से 92 हुआ। 92 क्वेश्चन सही हुए। फिर मैंने आपको बता भी दिया कि मैम मेरे 92 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिर मेरी मम्मी ने दोबारा काउंट किया। उसके बाद फिर वो 97 हो रहा था। तब उन्होंने कहा ये तो 97 सही हो रहा है। तो फिर मुझे लगा कि शायद मैंने एंग्जाइटी में गलत काउंट कर लिया था। फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आई, तब फिर से कुछ क्वेश्चन जिसमें मार्क्स मिलने थे, तो लगभग 100 हो गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा सब आपका ही है। सब आपकी मेहनत, आपने इतने, मतलब आपने इतना हार्ड वर्क किया है हमारे लिए। हमने जो टॉपिक आपसे मांगा, आपने उस टॉपिक की वीडियोस बनाई, आपने इतना प्रॉपर गाइड किया था हमको कि नहीं तुम ये टॉपिक करो, इस टॉपिक पर ध्यान मत दो, इस न्यूमेरिकल पर इतने ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी जो है मेरी सबसे सबसे वीक पोर्शन है मेरा। फिर आपने जब सब कुछ करवाया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आपने कितने कामनेस के साथ सब कुछ समझाया था हमको, तब बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा कि हाँ, कोई टीचर है जो हमको बैठा कर समझा सकता है कि हाँ, तुम्हें ये नहीं आता तो मैं तुम्हें करवाऊंगी। मतलब ये पता था कि होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि आने के बाद इतनी ज़्यादा खुशी होने वाली है। मतलब ऐसा लगा कि हाँ, मैंने जितना भी टाइम लगाया, सब सही जगह पर लगाया और इसी दिन के लिए लगाया था। नहीं, मैं बिल्कुल। हॉस्टल में रहती हूँ कॉलेज के लिए, हम्म। तो मैंने अपने पापा को कॉल किया। वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। उन्होंने भी कहा कि हाँ, पूरे 1.5 साल की मेहनत है ये। नहीं, और मैं ये देख पा रही हूँ आपके पीछे नोट्स भी लगे हुए हैं, तो पूरी वॉल पे नोट्स लगा के आप पढ़ाई करते थे। तो नोट्स यस मैम। आपने बहुत टाइम लगाया नोट्स में, है ना? आपने पहले स्टार्टिंग में 3-4 महीने लगाए, फिर यस पूरा मैम। ये 1.5 साल की मेहनत है, तो पूरी लंबी जर्नी रही। तो कैसे ये नोट्स जो है आप कैसे बनाते थे अपने? मैम, सबसे पहले नोट्स की बात, नोट्स हर कोई देता है, लेकिन नोट्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो बताने के लिए सही इंसान का मिल पाना, सही गाइडेंस, मतलब गाइडेंस मिलना और राइट गाइडेंस राइट पर्सन से मिलना, बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं ये सारी चीज़ें। तो जब पुराने नोट्स जो थे, पहले ऐसे नोट्स बने कि वो अपने हिसाब से थे कि हाँ, सामने वाले टीचर ने, गाइड ने जो बताया, हमने वो पहले नोट्स बना लिया। फिर उसके बाद
जब हम पढ़ते जा रहे हैं, तब जब हमको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, ये चीज़ें नोट्स में छूटी हुई हैं, तो उसमें जब ऐड करते हैं हम नोट्स, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नोट्स में क्या रह गया। अब तुम जब उस चीज़ को पता करो कि हाँ, अब इस चीज़ पे भी ध्यान देना है, बस जितना हमने पढ़ लिया वो काफ़ी नहीं था। अगर उसके बारे में हमको एडिशनल चीज़ें पता चल रही हैं, तो उनको ऐड करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और शॉर्ट नोट्स जो कि अपने लैंग्वेज में लिखी होती है, क्योंकि जब हमें समझ आती है चीज़ें हमारी अंडरस्टैंडिंग से, जब हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और उसको देखने के बाद हमें पूरा टॉपिक ही समझ आ जाता है। यस, ऐसे नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल। और शॉर्ट ट्रिक्स तो आपने भी बताया था कि शॉर्ट ट्रिक्स अगर हम इकट्ठा करने लगते हैं तो पूरा बल्क हो जाता है लास्ट में। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत कम लोगों के लिए काम करता है, ऐसा नहीं है काम नहीं करता, लेकिन बहुत हाँ। कम लोगों के लिए काम करता है। तो फिर वो चीज़ें बार-बार देखो, अगर याद नहीं हो रही लगातार उसको बार-बार जब मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझसे नहीं हो रहे थे, तब आपने आपने कहा था कि ट्रिक्स लेके मत याद करो, डेली देखा करो उसे, सुबह उठ के हर दिन पढ़ा करो। ऐसा करने पर वो ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं, क्लियर होता है माइंड में कि हाँ, कि हमको एक शॉर्ट ट्रिक याद करके फिर सारे याद नहीं करने बैठने हैं। हमें पता है कि हाँ, ये वाला एएस ये है, ये वाला एएस ये है, ये याद होना चाहिए। तो नोट्स बनाने के लिए उसके लिए आपने जो गाइडेंस दी और जो आपने नोट्स दिए थे, मैंने वही सारे ऐड किए हैं एडिशनल में। चलो बहुत बढ़िया, लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगा कंसेप्ट, इसीलिए मैंने ये पूछा आपसे। मॉक टेस्ट की आप बात कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट आप कैसे लगाते थे? ऑल्टरनेट लगाते थे या वीकली लगाते थे या पेपर के टाइम पे ज़्यादा? कैसे मैनेज किया मॉक टेस्ट को? और मॉक टेस्ट, पेड मॉक टेस्ट लिए थे आपने? नो मैम, जेआरएफ अड्डा ने जो फ्री अवेल करवाए थे वही अच्छा, किए सारे। ठीक और है। अदिति मैम ने कहा था कि अगर तुम डेली मॉक टेस्ट लोगे तो तुमको जब तुम्हारा गलत होने लगेगा तो तुम्हें डिमोटिवेशन होगा, तो तुम पहले टॉपिक पढ़ो, एक मॉक टेस्ट दो, सारी चीज़ें एनालाइज करो। ऐसा नहीं है तुम्हें डेली मॉक टेस्ट करते जाना है, मॉक टेस्ट करो, वीक में भले ही तुम एक बार करो, लेकिन जो मॉक टेस्ट तुम ले रहे हो उसके हर टॉपिक पे फोकस करो। और जेआरएफ अड्डा के सारे के सारे मॉक टेस्ट, मतलब मैंने लगभग 10 मॉक टेस्ट लिए होंगे जेआरएफ अड्डा के। मैंने सारे मॉक टेस्ट भी नहीं किए, क्योंकि जब मैंने लगातार 2 मॉक टेस्ट दिया, फिर तीसरा चौथा दिया, फिर अब मार्क्स कम आने लगे। पहला ठीक था, अब उसमें क्वेश्चन गलत हुए, तो अब ऐसा लगा कि क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, दोबारा सही करना है। फिर दोबारा मॉक टेस्ट लगाया तो थोड़े और गलत होने लगे, फिर तीसरा मॉक टेस्ट और जल्दी-जल्दी में होने लगा। तो अब ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, टॉपिक को बार-बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही मॉक टेस्ट दिया जाएगा। और मॉक टेस्ट में ऐसा होता है कि उसमें सारे अलग-अलग टॉपिक होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक ही टॉपिक से लगातार है। तो उसमें माइंड एक्सरसाइज होता है कि हाँ, अब तुरंत फ्लिप करना है, इधर जाना है, अभी इस टॉपिक पे जाना है, अब नेक्स्ट टॉपिक चेंज होगा, ऐसा। तो एक एक्सरसाइज हो जाती है एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो फिर मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं इसमें। और आपने टाइम कैसे डिवाइड किया? लाइक पेपर 1, पेपर 2 किस तरीके से पढ़ते थे? लाइक इकट्ठे प्रेफर करते थे कि 2-2 घंटे पढ़ लो, या सुबह का टाइम एक पेपर के लिए, शाम का टाइम दूसरे पेपर के लिए? क्या चीज़ रहती यस थी? मैम, सुबह पेपर 1 और इवनिंग वाले जो टाइमिंग होता था वो पेपर 2 के लिए होता था। मतलब जिस टॉपिक में डिसाइड किया कि हाँ, इस टॉपिक को इतना टाइम में कंप्लीट करना है, तो पेपर 1 उस टाइम पे कंप्लीट हो जाता था। फिर उसके बाद इवनिंग वाली टाइम, पहले एक बार क्लास होती थी, लाइव क्लास लो, फिर उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ो, और अगर टाइम बच गया उसके बाद भी तो एडिशनल टॉपिक। तो ऐसा टाइम डिवाइड होता था दोनों टॉपिक के लिए, क्योंकि एक साथ अब ऐसा सोचते हैं कि पेपर 1 पहले कर लेंगे, फिर अब 2 दिन बाद फिर पेपर 2 करेंगे, तो फिर अब ऐसा होने लगता था कि सब छूट जाता था पीछे टॉपिक्स। वो भूलते रहते हैं, आगे-आगे जैसे बढ़ते रहते हैं, हाँ, तो दोनों को फिर अब साथ ऐसा लेके लगता है कि चलना नहीं, ज़रूरी अब है। पिछला छूट गया है, पीछे मुड़ के देख लें, उस चक्कर में फिर प्रेज़ेंट वाला टॉपिक भी नहीं हो पाता। सही है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि पेपर 1, पेपर 2 जितनों से भी मैंने कैंडिडेट से बात की है, उन सब ने यही बोला कि एक टाइम पेपर 1 का रख लो, एक टाइम पेपर 2 का। दोनों को साथ में लेके चलना इज़ बेटर, और एक सही डिसीज़न है ये। तो ये सारी चीज़ें। और दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? कोई स्पेसिफिक आवर्स थे, या जो मन किया कि मैंने ये करना है, वो टू डू लिस्ट थी, उसके अकॉर्डिंग चलते थे? पहले ऐसा लगता था कि 4 घंटे बस शुरुआत करूँगी, लेकिन एकदम कंसिस्टेंटली पूरे लगातार 4 घंटे बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता था।
तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी, शुरू-शुरू में 2-2 घंटे हो पाते थे, पेपर 1 को 2 घंटे, पेपर 2 को 2 घंटे। लेकिन जब रियलाइज़ हुआ सिलेबस इतना वास्ट है, तब लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो पहले पढ़ो, क्लास करो, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड हर साल के क्वेश्चन निकाल के एक बार देखना चाहिए कि इस टॉपिक से ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के सारे सेम टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तब पता ही नहीं चला कि कितना टाइम जा रहा है पढ़ने में। तो अब ऐसा हो गया था कि अब मॉर्निंग वाला टाइम जितना पेपर 1 के लिए है, पूरे टाइम पढ़ लो जब तक पेपर 2 का टाइम स्टार्ट ना हो जाए, ऐसा हो चुका था। बहुत बढ़िया ये चीज़ तो। और क्या लगता है कि किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, तो आरसी और डीआई के लिए स्पेसिफिकली आपने कुछ स्ट्रेटजी बनाई थी, या क्या किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करने हैं या बाद में, कैसे लेके चले थे तैयारी के दौरान भी और पेपर में भी? पहले लगता था कि मैथ्स, डीआई ये तो बिल्कुल नहीं होता था मुझसे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं एग्ज़ाम है तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा मैथ्स पे, तो मैंने एकदम बेसिक चीज़ें करनी शुरू की थी। एवरेज, परसेंटेज यही सब पे ज़्यादा ध्यान देती थी। टाइम, स्पीड ये सब धीरे-धीरे आते गया, साथ में जुड़ता गया कि हाँ, इसको साथ लेकर चलना है। और सारे कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं, बहुत ट्रिकी होते हैं, मतलब देखने में बहुत ईज़ी लगते हैं, जब हम उसको सॉल्व करने जाते हैं, तब बहुत ऐसा होता है कि हाँ, यहाँ छूट गया। कभी-कभी आंसर ऐसे गलत होते हैं कि पता ही नहीं चलता स्टेप कहाँ गलत हुआ। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जब मैं मैथ्स का कर रही थी, तो जब आप मैथ्स के क्वेश्चन करवाती थी, मैं जनरली उस टाइम पे मैं क्लासेस ले नहीं पाती थी। मैंने सारे रिकॉर्डेड क्लासेस की है आपके मैथ्स के सारे। तब मैं क्वेश्चंस करना चालू करती थी, फिर उसके बाद बुक में से और क्वेश्चन ढूँढती थी सेम टॉपिक से, हाँ, आज इस टॉपिक से और क्वेश्चंस करने हैं। मैथ्स में धीरे-धीरे इंटरेस्ट आया, मतलब एकदम पूरी तरह से तो अब भी नहीं आ पाया, लेकिन आते गया धीरे-धीरे। फिर अब मैथ्स साथ में चल रहा था। डीआई के लिए थोड़ा-सा टाइम लगता था, जैसे मिसिंग डीआई वगैरह हो गए। पहले बहुत थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे जाएँ तो लगते थे बहुत ज़्यादा ईज़ी लगते थे, लेकिन अब देखने में जितने ईज़ी लगते हैं नहीं होते, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन्स आते हैं आजकल। और वो तो शिफ्ट के हिसाब से भी कभी-कभी हो जाता है कि हाँ, जिसमें ठीक आ गया डीआई, इसमें बहुत हार्ड हो जाता है, ऐसा वाला सीन हो गया था। और जब हमारा पहला नेट वाला एग्ज़ाम हुआ था, जून वाला, 18 जून वाला, तब उसमें भी जो डीआई आई थी बहुत ज़्यादा हार्ड थी। समझने में भी दिक्कत हो रही थी कि 2 टेबल आया हुआ था उसमें, तो उसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हुई थी। उसके बाद डीआई के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ा कि डेली 2-3 को, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन हम बैठे हो सारा डीआई सॉल्व कर लेंगे तो वो पोर्शन हम लास्ट में कवर कर लेंगे। कम से कम डेली 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही चाहिए, ताकि माइंड को भी पता रहे कि हमें करनी है डीआई। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि डीआई से भाग जाते हैं, मतलब मैं खुद भागती थी डीआई से। अब ऐसा लगता था कि मैं तो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन ही छोड़ आऊँगी, मुझे नहीं करनी डीआई। लेकिन करनी पड़ती है क्योंकि वो भी एक स्कोरिंग होता है, अगर हमें उसके बेसिक समझ आ जाए कि हमें कहाँ से करना है। और आरसी के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है कि हम उसको रीड कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारा वे होता है, हमारा कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, और तो हमें ये चीज़ें, अब हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम फिर से क्वेश्चन पढ़ने जाएँगे, अब हम फिर से टॉपिक पर पढ़ने आएँगे, ऐसे में टाइम वेस्ट होने लगता है। तो इसलिए एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, भले ही हम क्वेश्चन पढ़ लें पहले, उसके बाद फिर हम जब हम पढ़ने लगते हैं फिर पूरा का पूरा पैराग्राफ, तब हमें वहाँ पे चीज़ें समझ आने लगती है कि हाँ, ये यहाँ पर पूछा हुआ है, तो हाँ, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। तो फिर वो बहुत हेल्पफुल होता है। नहीं, बहुत सही तरीका है। और आपने पेपर में आरसी लास्ट में किया था या पहले किया था? मतलब टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या बोलना चाहोगे? मैम, आरसी तो थोड़ा लास्ट में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे शुरू में करने लगते हैं तो स्पीड बहुत स्लो होता है उसको पढ़ने का। तो अब ऐसा लगता है कि अभी पता रहता है क्वेश्चन बहुत सारे बाकी हैं, फिर भी हम अगर आरसी करने लगते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमसे तो ये बनेगा ही। फिर जब हमें एक आंसर नहीं मिलता तो हम उसे ढूँढने के लिए बैठे जाते हैं कि नहीं, हम ये तो ढूँढ कर रहेंगे। ऐसे में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही। मैं भी यही चीज़ बोलती हूँ, स्टार्टिंग में ना करके लास्ट में करो, क्योंकि स्पीड बन जाती है रीडिंग करने की और फैमिलियर हो जाते हो स्क्रीन से, तो आरसी में कम टाइम आपका लगता है। तो बहुत सही।
अभी अगर मैं एंड वर्ड्स में आपसे लास्ट में पूछूं कि आइडियल टाइम एक एस्पिरेंट के लिए जिन्होंने अपनी बैचलर्स मास्टर्स की है नॉर्मली, कितना टाइम उसको देना चाहिए इस तैयारी में, क्योंकि आपने भी वही चीज़ की है, कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं कि कुछ और प्रोफेशनल कोर्स किया है, नॉर्मल जस्ट अगर एक आपके जैसा बच्चा है जिसने मास्टर्स बैचलर्स की है, उसके लिए कितना अप्रोप्रिएट टाइम आपको लगता है इस तैयारी में? मैम, ऐसा 6 महीने में तुरंत तैयारी हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। एकदम डेडिकेशन लगाकर अगर इंसान मतलब हम स्टूडेंट्स पढ़ने बैठे हैं तो कम से कम हमको 6 से 8 घंटे तो देने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 घंटे में सारी पढ़ाई हमारी पूरी हो जाएगी, और उस 6 से 8 घंटे के बावजूद भी हमें प्रैक्टिस टाइम अलग से चाहिए होता है कि हमें क्वेश्चंस और करने पड़ेंगे। और कम से कम 1 साल तो लगता ही है इस तैयारी के लिए। ऐसा नहीं है कि हम 3 महीने हमने क्लास ले ली, फिर हम 3 महीने में हम खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं और अटेम्प्ट एक बार में क्लियर। मेहनत बहुत लगती है मैम। नहीं, हाँ, वो होता है ना कि कुछ बच्चे बोलते हैं हमने 2 महीने में किया और करते हैं वो, कुछ 6 महीने में कर लेते हैं, कुछ 1 महीने में भी कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अब Yes, जैसे ma'am. आपकी स्टोरी मैंने सुनी कि हाँ बैचलर्स मास्टर्स किया और उसके बाद तैयारी की, तो आपकी स्टोरी ma'am. ऐसी है कि नॉर्मल बैचलर्स मास्टर्स किया, कुछ और एडिशनल, मैं किसी और सेम इसी तरीके के कोर्स में नहीं थी जैसे लोग CA CS CMA करते हैं, Yes, तो वो ma'am. अल्टीमेटली फ़र्क डालता है। तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि बच्चे काफ़ी बोलते हैं कि मैम 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने समय में कर सकते हो और आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो है सही कि हाँ आपने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है, तो आप 5 महीने 6 महीने में भी निकाल लोगे। आपके नोट्स रेडी हैं, सब कुछ रेडी है, आप 2 महीने में भी निकाल लोगे। और एक लास्ट चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना रोल है इस मैम, एग्जामिनेशन की प्रीवियस तैयारी ईयर में? क्वेश्चन सबसे ज़्यादा की रोल इन्हीं का ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही की रोल है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे तो हमें कभी भी एग्जाम का पैटर्न समझ नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सेम टॉपिक से चीज़ें घुमाकर फिर से पूछ ली जाती हैं। उन्हीं से रिलेटेड जो ऑप्शंस भी दिए होते हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमेशा हमको पूछे जाएंगे। हाँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ट्रेंड को ज़्यादा समझना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस मैम। तो इस एग्जामिनेशन में अगर मैं आपको बोलूँ कि एक वर्ड में आप डिस्क्राइब करो या एक प्रोसेस में आप डिस्क्राइब करो कि कैसे एक बच्चे को थ्योरी, मॉक टेस्ट, रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए, तो वो क्या साइकिल बनेगा? हमें ऐसा नहीं होता कि हम पहले सारे थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाएँगे, फिर मॉक टेस्ट कर लेंगे। हमको टॉपिक के साथ-साथ सब कुछ साथ लेकर चलना पड़ेगा। आज हमने ये थ्योरी कंप्लीट की, आज हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सेम डे पर उन चीज़ों को लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर आज हमने थ्योरी पढ़ लिया, कल को हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, परसों हम फिर मॉक टेस्ट देने जाएँगे। अगर हम ऐसा करने लगते हैं तो हम पिछला सब कुछ भूलने लगते हैं। और इस वजह से फिर डिमोटिवेशन आने लगता है कि अब नहीं हो रहा, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि हमने जो पढ़ा है वो हमने भुला दिया, तो फिर हम फिर से पिछले टॉपिक पर ही चले जाते हैं, हम वही पढ़ने पहुँच जाते हैं। इसलिए अगर हम साथ में क्वेश्चंस करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हाँ इस टॉपिक में ये बच गया है तो अब हमें आगे इसके लिए पढ़ना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यही चीज़ और मैम रहती है। एक बात और कि जब हम पढ़ने के लिए अपना जिस तरह से हमें गाइडेंस बिल्कुल सही चाहिए होता है, हम मोटिवेशन की भी हमें उतनी ही ज़रूरत होती है, और राइट मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हमें वो सही मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन अगर जब हम उन बातों के बारे में बाद में सोचने लगते हैं तो उसी से डिमोटिवेशन आने लगती है। तो हमें मोटिवेट करने वाले लोग सही होने चाहिए। अपना राइट मोटिवेशन चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, ये और तो है। और इस पूरी जर्नी में खुद के साथ काइंड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो शुरू में बोलते हैं, मतलब मुझसे भी शुरू में कहा गया था कि यार ये तो नेट का एग्ज़ाम है, ये तो हो जाना चाहिए था 1 बार में 2 बार में, इसके लिए बैठकर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा सब्जेक्ट ही तो है ऐसा। तब फिर लगता था कि हाँ शायद मुझ में कमी है, मुझसे नहीं हो रहा। फिर कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा तुम्हारा सब्जेक्ट है, पढ़ाई तुम्हारी है, दूसरों की बातें क्यों सुननी है, बिल्कुल। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तब फिर ऐसा लगता है कि हाँ अब हैं हमारे आसपास भी बहुत काइंड लोग बहुत कम होते हैं आजकल कि हमको पढ़ाई के साथ सपोर्ट करें, और बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन।
नहीं, बिल्कुल ये चीज़ है, क्योंकि एक जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, किसी किसी के लिए 2 साल। तो वो टाइम आपको मिल पाए और उस टाइम में अच्छे लोग मिल पाएँ जो आपको सपोर्ट करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और सीख के, जान के आपके बारे में। तो अभी जो है मैम, आई होप। मैंने हाँ मैंने जी। जो पिछले 2 अटेम्प्ट दिए तब बिल्कुल भी नेट नहीं होना, और थर्ड अटेम्प्ट में नेट के साथ जेआरएफ भी साथ में हो जाना मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, नहीं और मैं इसका सारा क्रेडिट मैं आपको ही देना चाहूँगी। नहीं, ये आपकी भी मेहनत है, और यस बिल्कुल, अगर उसमें मैं कुछ भी हल्का सा भी रोल प्ले कर पाई हूँ तो इट्स जस्ट कि मुझे ये चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी मिली और उस पे हम अच्छे से काम कर पाए। और बाकी सारी मेहनत आपकी है कि आपको लगा कि हाँ, मैं कनेक्ट कर सकती हूँ इनके साथ, और इनका पढ़ाया हुआ जो है वो मेरे लिए काम आ सकता है, वो क्वालिटी कंटेंट आपके लिए जो काम आया। और जो भी मेहनत हमने की थी इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट, यूट्यूब सेशंस, बैचेस, और वो सारी चीज़ें आपको हेल्प की, तो अल्टीमेटली सक्सेस दोनों की है। एंड यस, मैं यही स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था, थर्ड अटैम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो अटैम्प्ट मैटर नहीं करते, मैटर करता है आपकी नॉलेज। शायद आप जब फर्स्ट अटैम्प्ट में कर रहे हो तो आपको तभी उस तरीके का गाइडेंस मिल जाए जो आपको रिक्वायर्ड है। कभी कभी वो गाइडेंस आपको ढूंढना पड़ता है, उसमें टाइम लग जाता है, और कभी कभी आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है उस सिचुएशन के लिए कि जो आपको फेस करनी ही पड़ेगी, कि हाँ ये एग्जामिनेशन है, इसको इतना टाइम देना ही पड़ेगा। तो सबके अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, अपनी सिचुएशंस होती हैं। तो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, और अगर आपने चूज़ कर लिया है कि मुझे ये करना है तो फिर करना है, और उसमें फिर आगे विश्वास रखो, बिलीफ रखो, एंड बढ़ते चलो। एंड गाइडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेथ इन योर सेल्फ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कंसिस्टेंटली काम करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि द्वितीय की जर्नी में हमें देखने को मिलता है। कभी भी एक बार से निराश मत हो, ऑलवेज ट्राई। अगर आप करना चाहते हो तो आप करोगे, और उसमें शायद 1, 2, 3, 4 अटैम्प्ट लग रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि जब रिज़ल्ट आ जाता है सब सही हो जाता है। द्वितीय सही बोल रही हूँ मैं, जब एक बार रिज़ल्ट आ जाता है तो सब सही लगता है, जब नहीं आता तब तक यस बुरा मैम, लगता है। यस मैम, और जब रिज़ल्ट आ यस जाता है मैम। तो ऐसा लगता है कि ये एक जर्नी थी और जो होना ज़रूरी था। पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रूव होती है, एंड मैं देख पा रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ। जब क्लासेस लेती थी द्वितीया तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज या डरा हुआ सा होना कि मेरा आंसर सही है या नहीं, लाइव चैट में भी कि मैम पता नहीं सही है या नहीं, बस ये लग रहा है कोई गलत आंसर हो रहा है, मेरे तो गलत हो रहे हैं आज क्वेश्चंस। वो चीज़ें भी एक जर्नी का पार्ट है। बट अब आप जिस तरीके से इस एग्जामिनेशन के बाद अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखोगे वो थोड़ा अलग होगा। इस सक्सेस स्टोरी से पहले भी कि मैम मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट सी हूँ, तो कैसे होगा, मैं कहा हो जाएगा, कुछ नहीं है ना, और हो गया। तो यही चीज़ होती है, आप करने की ट्राई करो, सब चीज़ें हो जाती हैं, बस आपको एक स्टेप लेना ज़रूरी है। और आई होप एंड आई विश कि सभी लर्नर्स को यहाँ से ये चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट द्वितीया, जो भी आप करना चाहते हो वो आप जल्दी से जल्दी करो। एंड ऑल द वेरी Thank you, बेस्ट ma'am. विशेज़ फ्रॉम जेआरएफ अड्डा, फ्रॉम मी एंड फ्रॉम कॉमर्स स्पॉटलाइट फैमिली, सभी के तरफ से। एंड सारे बच्चे जो हैं कमेंट्स में ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कि कैसे पढूं तो द्वितीया विल हेल्प यू। बिल्कुल आपके कमेंट्स जो हैं वो पढ़ेंगी और रिप्लाई भी करेंगी, ये मैं विश्वास से बोल सकती हूँ, क्योंकि हम एक डिस्कोर्स बना रहे हैं और उसका द्वितीय पार्ट है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी स्टोरी जान के, एंड स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अभी करते हैं थैंक यू सो मच मैम, वाइंड अप। आपको भी और जेआरएफ